अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। नए हफ्ते का आगाज़ हम करने जा रहे हैं और एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो कि बड़ी खामोशी से हमारे जहन, हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता कि ये कैसे हुआ है, लेकिन एक खौफ आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जंग लगने का बाइस भी बनता है। ये मौजू है इम्पोस्टर सिंड्रोम का। अब ये मुश्किल सा नाम दर हकीकत है क्या? पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये दरअसल एक नफ्सियाती कैफियत है जिसमें इंसान ख़ुद को अपने कामयाबियों के काबिल नहीं समझता है और उसके दिल में ये खौफ ज़रूर रहता है कि लोग उसे एक धोखेबाज या नाकाबिल एतबार शख्स समझते हैं। ये बात तो बहुत मामूली सी है लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभार हम सब भी ऐसे खौफ से ज़रूर गुज़रते होंगे, चाहे हमारा ताल्लुक़ दुनिया के किसी ही शोबे से क्यों ना हो। हाँ, इस कैफियत की शक्ल ज़रूर बदल सकती है लेकिन ये होता ज़रूर है। मतलब सब ने ज़रूर इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो ये समझ जाएं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हमें चाहिए कि हम अपनी हर कामयाबी पर नाज करें और ख़ुद को ये तसल्ली दें कि हाँ, हम ठीक चल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हाँ, इस कामयाबी में मेरी मेहनत और सलाहियत का भरपूर हिस्सा ज़रूर है। ऐसा ना हो कि हम अपनी ही तनकीद करते रहें और ख़ुद को नाकारा समझते रहें और अपनी नज़र में अपना ही एतमाद ना बना सके। ये चीज़, ये मामला बड़ा बारीक है। ताहम गुजारिश ये है आप लोगों से कि बारीक बीनी करें और हाजिर दिमागी से इस बीमारी को समझे। इसके लिए हमें अपने दिमाग को ख़ुद पढ़ना होगा कि मैं जो भी कुछ सोचता हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ या जैसा भी सोच रही हूँ, इसकी क्या वजूहात हो सकती है। तब जाकर मसले का हल मिलेगा। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब इस बीमारी की वजह से हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि मैं जिस मकाम पर इस वक्त मौजूद हूँ, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ या मेरा इतना मायार ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता या पहुँच सकती। ऐसा सोचते सोचते नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हम जो है ना ख़ुद ही अपनी नज़र में सिफ़र हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। और अगर हम ख़ुद ही अपनी नज़र में सिफ़र हो गए तो कोई और हमारी क्या ही इज़्ज़त करेगा। तो याद रखें कि ये पहला उसूल है। ख़ुद को अगर नाकामियों की ज़िम्मेदार आपने समझना है या समझते हैं तो अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी ख़ुद लेना सीखें। चाहे दुनिया दिखावे के लिए खामोश रहे पर कम अज़ कम अपने दिमाग में ये क्लियर ज़रूर रखें। ख़ुद को ये एहसास दिलाएं कि हाँ, मैंने ये करके दिखाया है, हाँ, मैं इस काम में अपनी पूरी जान लगाई है और मैं कामयाब रहा हूँ या रही हूँ और ये मेरा ख़ुद की मेहनत है, ख़ुद की सलाहियत है। इस रवैये से आप मज़ीद तरक्की करेंगे और अपने शोबे में पुरएतमाद भी ज़रूर रहेंगे। और ये खौफ, ये कैफियत जिसका नाम इम्पोस्टर सिंड्रोम है, इसे अपनी शख्सियत से मुकम्मल निकाल दें और इसका यही हल है कि ख़ुद को वो दें जिसके आप हकदार हैं, हकीकत में आप वो डिज़र्व करते हैं। तो इसलिए अपने आप के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है, ख़ास तौर पर जब आपने कोई कामयाबी हासिल की हो, कोई अचीवमेंट हासिल आपने की हो, तो वो आपकी मेहनत की वजह से, आपकी लगन, आपकी जिद्दोजहद की वजह से आपको मिलती है। कोई भी चीज़ जो है ना आपको बग़ैर मेहनत नहीं मिलती है। तो जब भी आपको कोई कामयाबी हासिल हो रही है तो आप ख़ुद को मोटिवेट करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें और उस अचीवमेंट को अपने लिए एक सिंबल, एक प्राउड सिंबल के तौर पर ख़ुद को, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाएं आप इस माशरे में, सोसाइटी में रहते हुए, नहीं, ख़ुद के लिए ये प्राउड फील करें कि मैंने करके दिखाया, इस मुश्किल हालात में रहकर भी मैंने ये कामयाबी हासिल की है। बेशक वो छोटी सी ही अचीवमेंट क्यों ना हो, वो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी का बाइस बन सकती है। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज हम कुछ एक्सरसाइज के हवाले से और जो जिस्मानी सेहत के मुतालिक मफरूज़े हैं जो कि गढ़ लिए जाते हैं, उनके मुतालिक हक़ाइक़ पर बात करेंगे। यानी इंडोर एक्सरसाइज करें या फिर
आउटडोर एक्सरसाइजेस करें या इस मौसम में ख़ास तौर पर हब्स के मौसम में किसी पार्क या फिर लॉन में जाके हम लोग वर्जिश करें? और दूसरा ये कि दफ्तर जाने वाले कब खाएं, कब काम करें और उनको किस वक्त एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या उनकी जॉब इससे भी ज़्यादा टाइम लेती है, तो वो किस तरह कर सकते हैं? दूसरा ये कि हमें एक दिन में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितने फुट स्टेप्स हमें लेने चाहिए, वॉक कितनी करनी चाहिए? आज कुछ ये सिंपल बट बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने आज बात करनी है, जिसमें बात करने के लिए हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, पहले तो ये बताइए, इंडोर गेम्स ज़्यादा बेनिफिशियल हैं या आउटडोर गेम्स? कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी है? अच्छा, देखिए, दोनों ही बेनिफिशियल है, डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे। आपका वेदर कैसा है, मौसम कैसा है। जैसे कि मॉनसून है आजकल, तो आप आउटडोर जो एक्टिविटी हो सकती हैं वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू वेदर, बारिश है मतलब, तो फिर उसके लिए तो इंडोर बहुत बेहतर है। अच्छा, यानी ना करने से इंडोर बहुत बेहतर है। सही है। तो गर्मी चूँकि ज़्यादा होती है, तो गर्मियों में हमने एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा किया होता है, थोड़ा AC उसी लगाया होता है, कूलिंग अच्छी होती है, तो आपका दिल मान रहा होता है एक्सरसाइज करने से। देखिए, ऑलरेडी चूँकि गर्मी की वजह से हम थोड़ा डिहाइड्रेट भी हुए होते हैं, पानी की कमी भी हुई होती है, और फिर इस सिचुएशन में अगर हमें एक्सरसाइज करनी पड़ जाए तो फिर हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है, मूड नहीं बनता। आपका मूड बनने के लिए एटमॉस्फेयर का अच्छा होना ज़रूरी है। सही। आपका अंदर का मौसम जब तक अच्छा नहीं होगा, बाहर का कोई मौसम अच्छा नहीं लगेगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही और है। अंदर का मौसम अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो एनवायरनमेंट अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि आप इंडोर एक्सरसाइज करें इस मौसम में, खास तौर पर जिसमें हब्स बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर अगर बारिश हो रही है तो आप इंडोर जिम में भी जाके कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे जिम में बहुत से ऐसी जिम्स होगी जहाँ पर AC नहीं होंगे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही एक्सपेंसिव जिम है या उधर ही जाके आपने जिम करनी है। अब जिनमें AC नहीं है, फिर वो लोग क्या करें? वो फिर जिम ना जाएं, घर पर रह के कर लें? नहीं, बिल्कुल वो जिम जाएं। अगर जिम में AC नहीं है तो फ़ैन ऑन होते हैं, कूलर ऑन होता है। अच्छा। फिर उनकी विंडोज़ खुली होती हैं। बहुत सारे जिम लाहौर में ऐसे हैं जिनमें AC नहीं लगे हुए, लेकिन उन्होंने एटमॉस्फेयर अच्छा किया होता है, कोशिश की होती है, तो उसमें भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके कर सकते हैं। अच्छा, एक मतलब अब एक इंसान है, आम इंसान, वो दिन में कितनी कैलोरीज जो है वो बर्न कर सकता है, किस तरह कर सकता है, और आइडियली कितनी करनी चाहिए हमें एक दिन में कैलोरीज बर्न? अच्छा, देखिए, डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आपका बॉडी वेट एक्सेस है, आप बहुत ओबीस हैं, बहुत मोटे हैं, तो देखिए, आप इंसान को फिट रहने के लिए 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है मेल के लिए। अच्छा। और अगर आप फीमेल हैं तो 1500 कैलोरी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, अगर अब आपने अपना बॉडी वेट गिराना है, वेट लॉस करना है, फैट रिडक्शन करनी है, तो उसके लिए अगर आप 1500 कैलोरी ले रही हैं तो फिर 2000 आपको खर्च करनी पड़ेगी। ओके। अगर आप लेस वेट हैं और आप बहुत स्किनी हैं, तो फिर अगर आप 1500 कैलोरी ले रही हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपको 2000 कैलोरी लेनी चाहिए। अच्छा, लेनी चाहिए। ठीक है। अगर आपने फैट को बर्न करना है तो 2000 कैलोरी को बर्न करना चाहिए आपको, और 1500 इनटेक करनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप वेट को अब बढ़ाना चाहते हैं तो फिर कैलोरी खर्च कम करें और बढ़ाएं ज़्यादा, तो फिर ही आपका वेट ऊपर आएगा। अच्छा, दूसरा, कल मैं हाफिज़ साहब एक और वीडियो देख रही थी इसी के ऊपर, इसी से रिलेटेड थी कि हमारे जिस्म में 2 तरह के फ़ैट होते हैं, एक हमारा स्किन फ़ैट होता है, एक हमारा मसल फ़ैट होता है। तो इन दोनों को किस तरह हम कम कर सकते हैं? देखिए, आपका जो मसल फ़ैट है ना, ये तो आप एक मसल को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन एक हद तक। ठीक है। आपका जो स्किन फैट है, उसके ऊपर स्किन के अंदर क्लॉट बन जाते हैं फैट्स के साथ। अच्छा। तो वो थोड़ा डेंजरस है आपके लिए। ओके। स्किन हमेशा मोटी रहेगी, और जब आप स्किन को बारीक करेंगे तो फिर आपकी खूबसूरती भी नुमाया होगी, और स्किन बारीक होने से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, लाइक जैसे आप
स्किन के डिजीज़ जो हैं उससे भी बच सकेंगे। उससे भी आप बच सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जो फैट है, एक होती है गुड फैट, एक होती है बैड फैट बॉडी हाँ में। जी। बैड फैट जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, जी। यूरिक एसिड बढ़ाती है बॉडी में, जैसा कि सबको मालूम है। आपकी बॉडी की गुड फैट जो है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम बहुत एक्सट्रीम लेवल की डाइट करके, एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज करके फैट रिडक्शन की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो सम टाइम हम अपना मसल भी खो बैठते हैं, ओके। मसल लॉस कर बैठते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, लोग आके हमें ये कहते हैं कि सर हमें अपना फैट लॉस करना है। लोगों को ये नहीं मालूम, वो कहते हैं हमने वेट कम करना है। वेट कम करने में क्या फ़ैट लॉस करना है, मसल लॉस करना है। मैं ये कहता हूँ इससे बेहतर है कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमने बॉडी कॉम्पोजिशन को कैसे बेटर रखना है। ये एक अच्छा ट्रेनर ही आपको गाइड कर सकता है कि बॉडी कॉम्पोजिशन को कैसे आप बेटर कर सकते हैं, ना कि आप जाके ये कहें कि मैंने वेट कम करना है। ठीक है। एक 80 केजी के दो लोग लें आप, जिनके दोनों का सेम वेट हो 80 केजी, दोनों को वेट मशीन के ऊपर खड़ा करें। ठीक है। एक बंदा आपको 20 नज़र आ रहा है, एक बंदा आपको स्लिम फिट नज़र आ रहा है। अब दोनों का वेट 80 है। हाँ जी। ठीक है, हाइट भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। उसका मसल मास ज़्यादा है नेचुरली, उसकी बॉडी के ऊपर फैट ज़्यादा है। तो जिसके ऊपर फैट ज़्यादा है, डेफिनेट वो ओबीस है, वो अनहेल्दी है, वो हेल्दी नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक। जिसका मसल मास है वो फिट है। ओके। और देखिए, एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लाइक मसल जो है ना, आप समझ लें एक पेंसिल पेन हाथ में पकड़ लें, ये आपका मसल है। और इतने ही बॉडी वेट का, अगर आप इतने ही वेट का फैट को कंसिडर करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो फिर फैट को एक टिश्यू पेपर पकड़ लें आप। टिश्यू पेपर को जितना मर्जी आप रोल कर लें, फिर भी वो इतना सा होता है। ठीक है, ये फैट है और ये मसल है। सॉरी, मैं आपको कुछ करके दिखा नहीं सकता, सॉरी, लेकिन आई थिंक यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो सो दैट्स व्हाई आपका मसल जो है ये बॉडी में होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फैट जो है ये जितना कम हो बॉडी में उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके। अच्छा, दूसरा क्या खाली पेट करने से, ये भी एक क्वेश्चन ले लेना साथ साथ, कि खाली पेट जिम जाने वाले या एक्सरसाइज करने वालों को कोई फायदा होता है खाली पेट अगर वो जा रहे हैं? जी देखिए, अगर आपने फैट लॉस करनी है तो फिर खाली पेट ही करनी चाहिए। खाली पेट ही करनी चाहिए। ओके। अगर आपने वेट को मेंटेन रखना है तो बीच थोड़ा बहुत कुछ खा के एक्सरसाइज कर। क्या खा लें? आप खाना तो नहीं खा सकते। आप 2 बनाना ले सकते हैं, जस्ट एक एप्पल खा सकते हैं, 3 डेट्स खा सकते हैं। सभी चीज़ें नहीं, ये ऑप्शनल है आपके पास। यानी 3 डेट्स खा के आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, और या आप नट्स खा लेते हैं, एक मुट्ठी भर के नट्स की खा लेते हैं, तो वो भी बेस्ट है आपके लिए। मतलब ये चीज़ें खा के आप एक्सरसाइज करने बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फैट लॉस करना है तो फिर बिल्कुल एम्प्टी स्टमक करें। खाली पेट पानी पी के आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ये ना वहाँ जाके ज़्यादा एग्रेसिवली करें आप एक्सरसाइज और आप फेंट हो जाएं। अगर ऐसा फील हो तो फिर डेट साथ रख लें। और एक्सरसाइज के कितनी देर बाद हमें खाना खाना चाहिए, जिसने भी जिम के बाद? देखिए, एक्सरसाइज के बाद तो पोस्ट वर्कआउट मील होता है। पोस्ट वर्कआउट मील जो है वो 15 मिनट के बाद आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी ठीक हो जाता है। लेकिन खाने के कितनी देर बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये बात सबसे अहम है। देखिए, आप खाने के 3 घंटे बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। खाना खाने 3 घंटे बाद? यस, खाना खाने के 3 घंटे बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और जो हम लोग घर में कहते हैं कि चले खाना खा लिया और ज़रा 90 कदम चल लें या हल्की फुल्की वॉक कर लें, डाइजेशन सही हो जाएगी, वो ठीक है? हाँ जी, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी 10 से 12 मिनट सिर्फ जस्ट हल्की सी वॉक करना है आपने। ठीक है। वॉक करके उसके बाद आप बैठ जाएं। हाँ, लेकिन वो जो वॉक मैं बता रहा हूँ ये एम्प्टी स्टमक वाली है, 45 मिनट। जी, वो जो हमने खाने से पहले करनी है। अगर आपने अपना वेट लॉस करना है बिल्कुल, खाना खा के अगर आप कुछ कदम चलते हैं ना, तो उसका फायदा ये है कि आपका खाना डाइजेस्ट जल्दी से हो जाता है, अच्छे हो जाता है। चलें जी, ये कुछ मफरूज़े थे जिस्मानी सेहत के हवाले से, यहाँ पर एक्सरसाइज करने के हवाले से, जिनको आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। हमारे साथ हाफिज़ खालिद मलिक साहब मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। जनाब, आज कुछ ऐसे मौजू के ऊपर हमने बात करनी है जो कि बहुत से लोग, बल्कि कहीं ना कहीं हम भी शायद इसका शिकार हो जाते हैं। हमारे बड़े हमें समझाया करते थे कि कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे तो वो बुरी हो जाती है, चाहे वो चीज़ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। इस बात का इतलाक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर होता है।
जैसे खाना पीना, पढ़ना, अच्छा लिबास पहनना, पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। और इसी तरह से अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा अपने कपड़ों और उनके ब्रांड्स का ख्याल रखने लगे तो उसको फैशन फोबिया कहते हैं। अच्छे या फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहनना हम सबको अच्छा लगता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज़ को लेकर इतने पागल हो जाए, इतने डेस्परेट हो जाएं कि अपनी सारी एनर्जी अपने जूतों और कपड़ों पर ही लगा दें और अपने सारे पैसे भी उनके ऊपर लगा दें। हमारे माशरे में बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन या फिर मर्द दोनों इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहते हैं कि हर वक्त ख़वातीन के लिए मेकअप या ब्रांडेड कपड़े या महंगे जूते, और इनका सोचती रहती हैं। मर्द हजरात भी इसी तरह महंगे कपड़े, जूते, चीज़ें वगैरह सोचते रहते हैं और अपना बहुत सारा पैसा जो है इस पर ख़र्च कर दिया जाता है। तो हमें फ़ैशन को लेकर कितना संजीदा रहना चाहिए और किस हद के बाद ये हमारे लिए बुरा भी बन सकता है या फिर हमारे लिए एक कंडीशन जो कह ले कि साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसके तौर पर भी हमारे सामने आ सकता है या हमें फ़ैशन फोबिया की तरफ भी लेकर जा सकता है। इसके मुतालिक आज हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सबा फ़याज़ मौजूद है स्टूडियो में, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबा, फ़ैशन फोबिया जी, मेरे ख्याल से सिर्फ ये ख़वातीन ही नहीं इसमें लैग करती हैं, मतलब मर्द हजरात भी बहुत से मैंने ऐसे देखा है जो कि इसमें आ रहे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्रांड्स का शौक़ होता है। जी, हमारी जो गाड़ी है वो हर साल नया मॉडल आना चाहिए, हमने घड़ी जो पहननी है वो किसी अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए, शर्ट्स पैंट्स अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। इवन तो औरतें भी ऐसे कर रही होती हैं कि मेकअप ब्रांडेड हो, कपड़े हमने ब्रांडेड पहने हो, बेशक आपको पहनना ना आता हो लेकिन आपने ब्रांड पहनना है। तो इसको किस तरह आप एड्रेस करेंगी, किस तरह वर्सन होता जाता है? अच्छा, सबसे पहले तो देखें, हम आपने एक टर्म यूज़ की ना, फैशन फोबिया। हाँ। तो हमें इस टर्म को अंडरस्टैंड करना है कि है हाँ, क्या। एग्जैक्टली, फैशन एंड देन फोबिया। देखें, फैशन का तो हमें पता है कि एक ट्रेंड आ गया है, हमने उसको फॉलो करना है। बट व्हेन इट कम्स टू द फोबिया, सो वी नीड टू सी के फोबिया क्या है। तो बेसिकली हम जो आम जुबान में एक बात करते हैं ना, इट्स अ खौफ, एक डर है, फियर है, ठीक है। अब वो फियर जब एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो उसको हम फोबिया कहते हैं, ठीक है। अब इन जनरली हमें पता है कि फोबिया बहुत तरह का होता है। कुछ लोगों को जानवरों से हाइट फोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया है, लोगों को सोशल फोबिया होता है, लोगों को एक दूसरे से मिलने से डर लगता है। तो ये टर्म तो हमें क्लियर है कि डर बेसिकली जो एक सर्टेन अमाउंट से चीज ज्यादा हो जाती है तो वो हम फोबिया कहते हैं। अच्छा, अब जब हम इसको रिलेट करते हैं फैशन के साथ, तो दैट मीन्स कि जो भी ट्रेंड आ रहा है, हाँ। जो भी मार्केट में कुछ न्यू लॉन्च हो रहा है रिगार्डिंग टू द क्लोथ्स, मतलब कोई एक्सेसरीज हैं, आपने गाड़ियों की बात की, वो बात की है, एंड ऑब्वियसली वो वेरी करेगा ना फ्रॉम जेंडर टू जेंडर। फीमेल्स की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मेल्स की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। बट द थिंग इज कि उस ट्रेंड को फॉलो ना कर पाना और उनको ऐसा लगना कि अगर मैंने ये नया ब्रांड ने कोई नया आर्टिकल लॉन्च किया है, मैं नहीं पहनूंगी, या गाड़ी आ गई है, मैं नहीं खरीदूंगा, तो कहीं मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली सर्वाइवल तक पहुंच जाती है। बेसिकली वो जो फोबिया है ना, वो क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि सर्टेन अमाउंट से चीज एक्सीड कर जाती है, तो वो जो एंजाइटी है वो इतनी ट्रिगर करती है कि उनको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, मैं इस एनवायरनमेंट में रह नहीं सकूंगा या रह नहीं सकूंगी, ठीक है। अगर मैंने वो कपड़े ना पहने, हाँ। वो एक्सेसरीज ना खरीदी, वो बैग ना लिया, वो गाड़ी ना ली, तो मेरा सर्वाइवल ही नहीं है सोसाइटी में। सो बेसिकली अगर आप देखो तो ये एक नॉर्मल जो हमारा थिंकिंग पैटर्न है उससे एक्सीड कर जाती है ना बात, कि अगर हमें यही लगना शुरू हो जाए कि मेरे पास फलाने ब्रांड का कपड़ा नहीं है तो मैं सर्वाइवल मेरा मुश्किल हो जाएगा, या मेरे सर्कल में या लोगों में मुझे मतलब ये फील करना कि जी मैं इन्फीरियर हूँ, ठीक है, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। हमने ये जो लोग ये फैशन फोबिया से गुजर रहे होते हैं ना, आप देखो ना इनसे बात करके, ये सोच क्या रहे होते हैं, मतलब इनकी थिंकिंग पैटर्न होता क्या है, ये क्या मतलब वही बात आ जाती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा लैक कर रहे होते हैं? अच्छा देखें, हम जब इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं।
लोग इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करते हैं तो वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, अच्छा, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में फॉल करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप में ये फील करना कि मैं बहुत सुपीरियर, तो कहीं ना कहीं तो वो लैक है ना। आप अपनी किसी एक चीज को दबा देते हो, सप्रेस कर देते हो, तो वो आपको इस शक्ल में नजर आती है कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, या अपने आप को बहुत वो एक कोई लीडर जो है वो अपने आप में समझना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो आपने ये बात की ना कि ये लोग सोच क्या रहे होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनको लगता है कि हमारा सोसाइटी में सर्वाइवल नहीं है, हम कमतर हो जाएंगे अगर मेरे पास फलाने ब्रांड का सूट नहीं होगा या गाड़ी नहीं होगी, तो मैं कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में वो जो एक मेरी लीडिंग वाली सिचुएशन है, वो जो मेरा एक लीडर वाली पर्सनैलिटी है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। लोगों, अब देखिए एक सर्टेन माइंड सेटअप है ना, अब वो क्या बन गया है कि मैं अच्छे ये वाले कपड़े पहने होंगे या मैंने ये वाली एसेसरीज मेरे पास होंगी, तो वही मैं अपने आप में ये शो करा सकती हूँ कि मैं कोई बहुत मतलब किसी एक स्पेसिफिक क्लास से मैं बिलोंग कर रही हूँ। और अगर ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है तो दैट मीन्स कि मैं कोई बहुत ही लो क्लास है, या खैर मिडिल क्लास तो नहीं मुझे हमें कहना चाहिए, लेकिन इससे भी बिलो मुझे लगता है कि चीजें चली जाती हैं। तो ये वाला जो माइंड सेटअप है ना, इसको ओवरकम करना, अब देखो वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उसको ओवरकम करने में लोग इतने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटीज को इतना लीड करना शुरू हो जाते हैं कि वो फिर हमें इस तरह नजर आता है कि यार अच्छा कोई भी चीज आ रही है। अच्छा, आप देखो ऐसे जो लोग होते हैं ना, हमारे इर्द गिर्द भी आपको ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स नजर आएंगी कि यार इट्स ओके अगर किसी ने कोई ब्रांड का कोई सूट लॉन्च हो गया है, या अगर कोई समर या विंटर कलेक्शन आ गई, इट्स ओके अगर आप नहीं भी पहनेंगे, तो नहीं, बट दे हैव अ पॉइंट, पहनना या ना पहनना एक सर्टन है, खरीदना है। अच्छा, खरीद के एंड देन मैं ये भी इसमें चीज ऐड करूंगी कि वो जो सोशल मीडिया वाला एक इन्फ्लुएंसर्स ने भी एक चीज जो है वो बना दी है, या एक सोशल मीडिया पे वो जो हम चीज दिखाना शुरू हो गए हैं ना, हमने पहना या नहीं पहना वो बात की बात है, बट हमने खरीद के एक स्टोरी लगा दी, हमने खरीद के एक रील लगा दी कि जी हाँ ये मेरे पास ये चीज है, आई कैन अफोर्ड इट, और आई एम लिविंग दिस स्टाइल, और मैं इस तरह के सिचुएशन में जो है वो गुजारा कर रही हूँ। किसी भी एज में हो सकता है ये फैशन फोबिया, या कोई भी फोबिया हो, मतलब हम बच्चों में भी देख रहे हैं, अब जो टीनेजर हैं उनमें भी देख रहे हैं, बड़ों में भी देख रहे हैं, इवन दो कि अब जो हमारे 40 अबव या 50 अबव जो हमारे बुजुर्ग आ जाते हैं, उनमें भी ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ उनमें भी पाई जाती है। अच्छा, रूट जो है ना वो मैं ये कहूँगी बचपन या टीन एज से रूट शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है, समटाइम्स हमें वो इतनी एम्फेसाइज हुई भी नजर नहीं आती। ओके, वो किसी भी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में आप कह लो कि ज्यादा प्रोमिनेंट हाईलाइट हो जाती है। और वो कोई भी फोबिया हो सकता है, जैसे हमने पीछे बात की, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे फैशन फोबिया की बात कर रहे हैं तो मैं उसकी सराउंडिंग्स में रहूंगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये टीन एज से शुरू होगा तो ये गलत नहीं है। आप देखें आजकल जो हमारी बच्चियां हैं या बच्चे इवन ओ लेवल्स ए लेवल्स के, वहां से ही ये सेटअप जो है वो शुरू हो जाता है। वो देखते अपने सराउंडिंग्स में, अच्छा जी फलाने बच्चे के पास या पेरेंट्स छुट्टियों में कहीं अब्रॉड चले गए थे, हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या हम नहीं गए, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने वो काम नहीं भी किया होगा ना, तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में पीयर में बैठ के वो छोटी सा कोई पॉइंट को बहुत एग्जैजरेट करके बताएंगे। तो अब दिस इज द वन पॉइंट। अब इसी एक पॉइंट को आप दूसरे सिनेरियोज में अगर फिट इन करो तो आपको खुद नजर आएगा कि वही वाला जो उनका सिनेरियो वो हर सिचुएशन में फिट होता है। फिर चाहे कपड़ों की बात हो, फिर चाहे फादर की नई गाड़ी की बात हो, मदर की किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो, तो आप ये देखें कि बच्चे जो हैं टीन एज वो कंडीशन कर लेते हैं। ओके, कंडीशनिंग से ये चीज पर डेवलप होती जाती है, एसोसिएशंस बनती जाती हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एंड कहीं ना कहीं मैं ये बात कहूंगी कि बच्चे ये चीज अपने पेरेंट्स से भी अडॉप्ट कर रहे हैं, की सराउंडिंग से, पेरेंट्स से, अपने घर के एनवायरनमेंट से। जैसे फैमिली में अगर किसी ने चीज ले ली, मदर ने कहीं वो इम्पोज कर दिया कि अच्छा फैमिली में फलाने के पास है लेकिन हमारे पास नहीं है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो कंडीशनिंग बच्चे के दिमाग में होना शुरू हो जाती है, वो एसोसिएशंस बच्चा बनाना शुरू हो जाते हैं। एंड देन हम हमारे जो आपको पता है सोसाइटी में पेरेंट्स उतने कैपेबल नहीं है कि हम बच्चों को एक मजबूत पर्सनालिटी दे सकें, विच इज़ मतलब जो बात गलत नहीं है। अब नो डाउट पेरेंट्स एजुकेट हो रहे हैं, बट एजुकेशन के बावजूद मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी सिचुएशंस में पेरेंट्स अपनी जो पर्सनालिटी की लैकिंग्स है ना वो बच्चों में इंड्यूस करते हैं।
चाहे वो ये चाह रहे हो कि जो गलतियां या जो खामियां हम में रह गई हैं वो हमारे बच्चों में ना हो। अच्छा, मैंने ये चीज़ भी देखी है सबा की जो एलीट क्लास है, अगर आप वैसे सोशल मीडिया पे देख लें या इंटरनेशनली आप देख लें, वो लोग उस तरह ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते हैं, या फिर हमने उनको उस तरह ब्रांडेड चीज़ें या लोगोज़ के साथ या उस तरह चीज़ों के साथ नहीं देखा हुआ होता कि पता चल रहा हो कि अच्छा उन्होंने पोलो की शर्ट पहनी है, अच्छा उन्होंने गुची का बैग पकड़ा हुआ है, अच्छा उन्होंने वर्साची की ये चीज़ पहनी हुई है। मैंने कभी एलीट लोगों को इस तरह की चीज़ें ब्रांड दिखाते हुए, शो ऑफ करते हुए नहीं देखा। ये चीज़ मतलब उससे जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनमें क्यों है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सिंपल मैंने आपको पहले बताया, एक चीज़ नहीं है और वो आपको थोड़ी एफर्ट के बाद मिली है, तो हम उसको दिखाएंगे थ्रू ब्रांड्स, शो ऑफ करके या अब वो जो टैग्स होते हैं या जो लोगोज होते हैं, मतलब यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े लोगोज के साथ पूरी पूरी शर्ट्स पहन ली जाती है, ऊपर गुची लिखा हुआ है, ऊपर वर्साचे लिखा हुआ है, ऊपर उनके वो जो उनके लोगोज होते हैं वो बने हुए हैं और हमने पहनी हुई है, क्योंकि वो लोगोज ये बताते हैं कि उस शर्ट की क्या प्राइस हो सकती है। अच्छा, ठीक है, तो ये बेसिकली इट्स अ माइंड सेटअप ना, वो एक चीज दिमाग में बैठ गई है कि ये जो स्पेसिफिक लोगो है किसी भी ब्रांड का, गुची का, अरमानी का या और भी कोई, हमारे लोकल ब्रांड्स भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ओवरली एक्सपेंसिव हैं, तो उनके वो जो स्पेसिफिक प्रिंट्स हैं या वो जो उनका स्पेसिफिक लोगो है वो ये बताता है कि ये नाम है, आइडेंटिटी है ना। अगर मैं वो आइडेंटिटी हाइड करके पहनूंगी तो किसी को क्या पता मैंने क्या पहना हुआ। तो अब मेरे अंदर एक सर्टेन अमाउंट का फोबिया है, कॉम्प्लेक्स है। अब उस कॉम्प्लेक्स को, उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को मैं कैसे बदलूंगी कि मैं बहुत कोई मैं कोई बहुत लीडिंग चीज हूँ या मैं बहुत कोई सुपीरियर हूँ, दिखाऊंगी। मैं जितना शो ऑफ करूंगी उतना लोग कहेंगे अच्छा वाह भाई इसने तो, इसके पास तो ये है इसका। अब देखिए हम जो सोशल मीडिया पे हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम उनको देख के कैसे इन्फ्लुएंस है, उनका नाम ही इन्फ्लुएंसर है, हम उनके लिए वर्ड ही ये यूज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वो जो कर रहे हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है, वो जो एक्सेसरीज यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज हम देखने वाले अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस करना है, हमने इससे इन्फ्लुएंस होना है। दिस इज द बेसिकली सिनेरियो कि हम वो जो शो ऑफ वाला इम्पैक्ट है ना, वो सिर्फ यही है कि हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और वो जो आपने कहा कि एलीट क्लास में आपने कभी वो चीज नहीं देखी, वो इसीलिए क्योंकि वो ब्रॉटअप वैसा है। मैंने आपको पहले ये बात कही कि जब हमारे पास खामियां होती है ना, तो हम उनको दबाने के लिए सुपीरियर हो जाते हैं। हालांकि हम ये सोचते हैं अच्छा जितना भी अमीर होगा वो तो सारी चीजें ये अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है, और जितनी भी एलीट क्लास है वो अफोर्ड कर सकते हैं ये चीजें पहनना, और शायद वो पहनते भी हैं लेकिन उसको पोर्ट्रे नहीं उस तरह वो करते हैं जिस तरह हम लोग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है वो, क्योंकि उन्होंने वो चीज बचपन से देखी है। वो एक ऐसे ही है ना कि एक चीज, एक हमारी मर्जी की चीज हमें रोज मिल रही हो तो कुछ एक टाइम के बाद क्या वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, और एक चीज हमने बहुत जिद्दोजहद से, चाहे कुछ भी है, चाहे वो कोई अल्लाह माफ करे वो कोई गॉड फॉरबिड कोई वो इलीगल तरीके से मैंने हासिल की है, या बहुत मैंने कोई मेहनत करके मैंने वो चीज़ हासिल की है, तो मैं उसको दिखाऊंगी। अच्छा, तो क्या ये वर्सन साइड पे भी जा सकती है इस तरह का फोबिया? यहाँ पर खैर हम फैशन फोबिया में बात करें तो फैशन फोबिया भी कि ये आपको एंजाइटी या डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ में भी ले जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, फोबियाज डेवलप ही एंजाइटी से होते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, एंजाइटीज जो है वो ट्रिगर होते 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 वो चीज़ एक उसमें बन जाती है। अब ये डिप्रेशन में कैसे लीड करेगी? अब एक बंदा है जिसको फैशन फोबिया है, ठीक है, अब वो ये कहता है कि जी मेरे पास मैं मोबाइल फ़ोन की एक एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है। अब आजकल आपको पता है हमारी सोसाइटी में बड़ा इस सोशल मीडिया से ये चीज़ पे बहुत एक हाइप हो गई है। अब उस चीज़ के लिए लोग पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, या कुछ भी करके जो है वो जी हमने वो एक सर्टन चीज़ हमने जो है वो परचेज करनी है। अब अगर मैं नहीं ले सकी, ठीक है, तो क्या होगा? ग्रेजुअली मैं सैड होना शुरू हो जाऊंगी, वो चीज मुझे तंग करेगी, एंड दैट सैडनेस लीड्स टू डिप्रेशन कि मैं ये चीज नहीं कर सकी, ठीक है, मैं पीछे रह गई हूँ, मैं सोसाइटी में कंपैटिबल नहीं हूँ, मैं लोगों से पीछे रह गई हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। और अगर मैं समहाउ कोशिश करके ब्रांड्स को फॉलो कर रही हूँ, मैं अपने सर्कल में ये चीज़ दिखा रही हूँ कि हाँ मैं ले सकती हूँ या मैं पहन रही हूँ, और एक स्पेसिफिक चीज़ मैं नहीं ले सकी,
तो भी दैट थिंग लीड्स टू डिप्रेशन कि अच्छा मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगी, वहाँ तो मेरा ये इमेज बन गया था कि मैं तो बहुत अप टू डेट हूँ, मेरे पास तो हर चीज़ जो है वो मुझे होती है। अब अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर मेरे दोस्त तो कहेंगे कि मैं तो लो हूँ, या उनको ये पता लग जाएगा कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। तो ये बेसिकली जो ये थिंकिंग पैटर्न है ना, यही आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूं, आपने देखा होगा हमारे बच्चे जो है ना, जैसे एग्जाम्स हैं, कोई एक दूसरा बच्चा आगे निकल गया तो हमारे बच्चे एंजाइटीज होना शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारे आपने ऐसे केसेस सुने होंगे कि एग्जाम्स के फेलियर की वजह से बच्चे सुसाइडल थॉट्स की तरफ जाते हैं। दिस हैज द सेम क्राइटेरिया, ठीक है। अगर आप एक चीज नहीं आपको मिल पाई या आप नहीं ले सके तो वो डिप्रेशन लीड्स टू दैट सर्टेन थिंग कि अच्छा मैं कैसे सर्वाइवल, मेरा सर्वाइव ही नहीं कर सकता और मैं अपनी जान दे देता हूँ, ये दे देती हूँ, इस साइड पर भी जा सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ का हद से बढ़ जाना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। फैशन करे, ट्रेंडी लगे, फैशनेबल लगे, लेकिन अगर आपको वो ज़्यादा हॉन्ट करना शुरू हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि अब आप इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि आपको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हमारे साथ सबा फयाज मौजूद थी। सबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हम लोग फैशन फोबियाज के हवाले से बात कर रहे थे, क्या क्या हो सकता है और किस तरह इसको एड्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, मछली मंडी की मुंतकली का मंसूबा इंतज़ामिया के दफातर में शटल कॉक बनकर रह गया है, और कभी चाइना स्कीम तो कभी सगिया के इलाके में मछली मंडी की मुंतकली की बात की जाती है, और कभी कहना मुंतकली की तजवीज़ भी पेश की जा रही है। मछली मंडी की अंदरून शहर से बैरून शहर मुंतकली अभी तक एक चैलेंज बनी हुई है। सगिया, कहना या फिर चाइना स्कीम मुंतकिल करने की कहानी इस वक्त जारी है। वर्किंग पेपर्स, ज़िले इंतज़ामिया का होमवर्क और इवन दो कि समरी सब बेसूद बन चुका है। अब भाटी गेट से मछली मंडी कहाँ शिफ्ट होगी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब लाहौर की बड़ी सड़कों की तामीर व मुरम्मत भी एक चैलेंज बन चुकी है। कौन सी सड़क टूट फूट का शिकार है और कब इनको बेहतर किया जाएगा, बल्कि हल किया जाएगा, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चीफ रिपोर्टर मौजूद है स्टूडियोज़ में, इमरान अकबर। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। इमरान साहब, क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में आपको पता है कि मछली की मांग बढ़ जाती है, तो मछली मंडी का जो मामला है मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से जो है ना, ये डिलेइंग टैक्टिक्स या फिर इस तरफ जाता जा रहा है कि कोई भी रुख नहीं करता है कि हम लोगों ने इसको बेहतर करना है। बहुत सारे शोज़ भी हमने किए हैं, इवन दो कि लाहौर न्यूज़ ने इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट भी किया था, लेकिन कोई जो मुंतकली के वाले से कोई गौर फिक्र नहीं किया जा रहा। देखें मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। और हफ्ते का आगाज़ है और अब चूँकि ड्यूटी भी शुरू हो चुकी है, और आपके प्रोग्राम के लिए पीर का जो दिन होता है वो बड़ा ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, तो सुबह सुबह का दिन है और इश्यूज़ जो हैं वो बेशुमार हैं जी, चाहे वो सफाई हो, चाहे खस्ता हाल सड़कें हों, चाहे सीवरेज का मसला हो। लाहौर शहर को हमने बुनियादी तौर पर दिखाना होता है ताकि जो कहीं ना कहीं जो है प्लग इन जो है वो होता रहे, और जो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स जिस वक्त लाहौर को संवारने वाले वो हमें देखें, और ये ईयर एंड आइज़ जो हम लोगों के बन के बात करते हैं ये उसको सुन लें। अब जो मछली मंडी है ये किस्सा परीना बन चुका है। इतनी देर में तो एक नया शहर आबाद हो सकता है बेशक। इनके 2016 से ये मामला चला है और 2024 आ गया। अच्छा। अब देखें बाकी भी मंडियाँ हैं वहाँ पे, अपरी मंडी है, मोची दरवाजे के अंदर तमाम मंडियाँ हैं। अच्छा। शारमी मंडी है। ये बड़ी मार्केट्स को शहर के बाहर जाना चाहिए और इनके लिए स्मूथली तौर पर एक बहुत बड़ी जगह जो है इसके लिए पॉलिसी भी बनी, रेवेन्यू के मामला के भी हल किए गए कि इन बड़ी मार्केट्स को अगर हम शहर के बाहर ले जाएंगे तो आधी ट्रैफिक लाहौर की ख़त्म हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो जाएगी। अंदर जो बड़े बड़े गुड्स ट्रांसपोर्ट आते हैं वो भी जो हैं बाहर से माल आएगा, बाहर से ही चले जाएंगे और एक अलग से
शहर आबाद हो जाएगा और माहौल भी बेहतर हो जाएगा। अब ये जो आप मछली मार्केट की बात कर रहे हैं, ये 110 से ज़ायद दुकानें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 150 कर लें। अच्छा, और ताकि नए लोग भी बात हो जाएं। और इस जगह पे ये तो पाकिस्तान जब बना था तब से ही बैठे हुए यहाँ पे बैठे हैं। तो ये बिल्कुल उर्दू बाज़ार के साथ वाली गली है। यानी कि अगर आप भाटी चौक में आ जाते हैं ना, तो ये उर्दू बाज़ार है और उसके बिल्कुल साथ जो है मछली मार्केट, वो मछली मार्केट है। और इतना वहाँ पे और सफाई उसी मार्केट से पूरे लाहौर में फिर मछली जाती है। जी बिल्कुल, इतने सफाई के नाकिस इंतजाम हैं कि बाहर से अंदर नहीं जाया जाता। हमने देखा है कि किस तरह वहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं, इवन दो के सीवरेज का पानी वहाँ पे होता है। अब देखिए ना, ये आपका सेट वहाँ पे लगा हो और आप इमेजिन करें कि आप बोलें और आपको फील होए कि मेरे अंदर कोई ताफुन जा रहा है, कोई बदबू जा रही है फिश की, और जो एक इकट्ठा पड़ा और वहाँ से एरिया से गुजरा नहीं जाता। एक बड़ी चुपती हुई बात है कि लोग जो वहाँ पे रहते हैं, अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बाज़ वक़्त वो हमारे माइक पर आके कह देते हैं कि हमारे घर रिश्ते नहीं आते। कि लोग जो आते हैं वो कहते हैं हम किधर आएँ, अगर बेटे का रिश्ता तब भी, अगर वो इसी वजह से कि यहाँ पे गुजरना महाल है। अब आपका एक जुमला था, सर्दियाँ आ रही हैं। हाँ जी। और जारी बात है, ये तैयारी अभी से शुरू हो जाती है। ये अगस्त जैसे ख़त्म होता है, सितंबर अक्टूबर में तैयारी शुरू हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल स्टोर किया जाए, और उसके बाद जो है नवंबर के एंड से दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये काम 3 माह, और 3 माह में यकीन मानिए कि यहाँ से गुजरा नहीं जाता सुबह के टाइम। अब आप देखें ना, सामने भाटी दरवाज़ा है, पीछे मोची गेट है, उससे पीछे दिल्ली दरवाज़ा है, अकबरी गेट है, तमाम जो सर्कुलर रोड है जिसका जो एक फेस है शहर का, जो आर्टरी है स्टेशन से दाता दरबार की तरफ आने वाली, और यहाँ से शहर से बाहर जाने वाली भी है, यहाँ से माल रोड की तरफ भी आने वाली है, तमाम आर्टरी जो है वो कंजस्टेड हो जाती है। इतनी बड़ी सड़क है जिसकी हद है, और वो ऐसे हो जाती है, ये आर्टरी सुकड़ जाती है। वजह क्या है कि अंदर एक तो कस्टमर की तादाद, ऊपर से जो है बड़े ट्रकों की तादाद, हर तरह का जो आपको ट्रांसपोर्टेशन है इस सड़क पे नजर आएगी। और ऐसे फील होता है कि यार इधर से नहीं जाना, हम ऊपर से चक्कर काट के आ जाते हैं। अच्छा, ये एक रशी इलाका कहलाता है जिसके लिए तमाम प्लानिंग की गई। अब ये फ़िश मार्केट है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। सरकार ने यकीन दिलवा दिया हुआ है कि जी हम आपको जगह देंगे। पहले कहा गया जी हम आपको देंगे चाइना स्कीम, वहाँ पर 5 अरब की लागत से हम आपको दुकानें और इतनी ज़मीन देंगे, एक शेड बना कर देंगे, आगे ओपन स्पेस होगी, पार्किंग स्पेस होगी, मॉडल बाजार में ये बना कर दिया जाएगा। ये मान गए। फिर LDA ने कहा कि ये हमारी जगह हम नहीं दे सकते, हम नाम नहीं कर सकते। बड़ा शोर पड़ा इस पे। अच्छा, उसके बाद ये जगह हो गई ख़त्म। उसके बाद ज़ाहिर बात है प्रेशर बहुत ज़्यादा था उन दिनों में। अब नहीं, आपको पता ना 2022 ऑनवर्ड शुरू हो जाएँ तो 2024 तक कुछ 4-5 हुकूमतें हमने भी देख ली हैं। हमने भी देख ली तो जैसे जैसे हुकूमतें आई हैं उन्होंने वैसे वैसे ही अपना ज़रा जोर दिखाने की कोशिश की। और जो हुकूमत के पास जो लोग आते थे वो उस हिसाब से ही उसके ऊपर काम शुरू करते थे। अब ये इसके ऊपर इन सालों में ना 2-3 दफ़ा काम हुआ तो समरी भी हो गई, सारा कुछ हो गया, हर चीज़ हो गई, और सगिया के मुकाम पर जगह दे दी गई। सही, दे दी गई। ठीक है, प्लॉट होगी जी, यहाँ पे मछली मंडी बनी। इनको कहा गया कि एक लेंटर के साथ ना, यानी कि 1 स्टोरी, ठीक है, और आगे आपने जगह छोड़ देनी, ठीक है। और ये इनको ये भी बता दिया गया कि ये जगह रूडा में आ गई है, ओके, और ये भी हो सकता है कि रूडा आपसे खाली करवा ले, या आप रूडा को पैसे दे दीजिएगा, कोई इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगी। इन्होंने क्या किया कि 110 दुकानदार थे, उनमें से कुछ दुकानदारों ने जिनको जगह मिली थी, जिनके पास पैसे थे, इन्होंने जाकर डबल स्टोरी बना ली। अब वहाँ पे जो बंद पार एरिया है, जो रूडा एरिया है, उसमें डबल स्टोरी पर पाबंदी है। उनको जब पता लगा तो उन्होंने मशीनरी लाए और डिमोलिश कर दी। ठीक है, अब कहानी चली गई कोर्ट में। ओके, कोर्ट ने कहा जी बैठे नेगोशिएशन करें, और नेगोशिएशन करके इनके मामला का हल निकालें। जब हल निकालने के लिए दोबारा से बैठे तो अभी तक मामला जो है वो जारी बात है, बीच में जब एक चीज़ की गई उसको आपने अपने माइंड के मुताबिक करना शुरू किया तो सरकार इसको नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ये रूडा की जगह है, कल को रूडा कहेगा आपने कैसे ये बनवा दी जगह, तो फिर ये जवाब देना पड़ जाएगा ना। अब मामला ये है कि वहाँ पर वो बना तो सकते हैं मगर डबल स्टोरी नहीं बना सकते। सही, नहीं तो डबल स्टोरी की ज़रूरत है। देखिए, या सिंगल स्टोरी से भी काम आ जाएगा। वो तो इन
इंसान का बस चले तो वो तो पता नहीं कितनी मंजिलें वो ले तो जाए, आसमान तक वो ले तो जाए पूरे आपका साथ में। स्टोर बन जाती है ना। आप जगह जगह पे अपने फ्रीज़र लगा कर मछली जो है स्टोर करना शुरू कर, जितना ज़्यादा माल होगा उतनी जल्दी आप अमीर हो जाएंगे। तो वो इस हिसाब से फिर एकदम बीच में ना 2023 के दिसंबर या नवंबर में, मुझे अभी तक याद है, अच्छा। जो डीजी फिशरीज़ हैं उन्होंने कहा जी हमारे पास जगह है काना में, सही, इनको हम काना में जगह दे ये सगिया से अब काना चलेगी बात, यानी कि ये बात यहाँ से ख़त्म की। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कमिश्नर साहब ने कहा जी जो इनरोल इनको इसका फोकल पर्सन है एसी सिटी, उनको साथ लें और काना के एसी को भी फ़ोन करें, वहाँ पे जगह शगह देखें जाकर कि फ़िशरीज़ के पास कौन सी जगह ऐसी कि जहाँ पे ये असल मामला भी फिशरीज़ का ही था। हाँ जी, ऑब्वियसली अगर उनका इदारा है तो ये काम भी ये तो उनकी उन्हीं ने डोमेन कराना है, बिल्कुल डोमेन में आता है उनकी। ये उनकी पिच है कि असल मामला भी उनका ये है कि मछली का मामला तो फिशरीज़ के पास ही जहाँ से है। एंड पे जाके ये फैसला हुआ कि हम इनको काना डिफेंस रोड पे इतनी जगह हमारे पास पड़ी हुई है, हम इनके साथ सेटलमेंट करते हैं तो इनको जगह दे देते हैं। ठीक है। अब ये बात तब शुरू हुई और उसके बाद वहीं पे ही खत्म हो गई, क्योंकि 8 फरवरी को नई गवर्नमेंट आ गई और उसके बाद अब तक ना ये मामला नहीं उठाया गया। वजह यह है कि जो मार्केट वाले हैं वो कहते हैं ये हमारे साथ फ्रॉड लगा रहे हैं, सीधा सीधा वो कह रहे हैं फ्रॉड लगा रहे हैं। किस चीज़ का फ्रॉड? कि पहले कहते हैं जी चाइना स्कीम चले जाएं, फिर कहते हैं जी सगियाँ चले जाएं, अब कहते हैं जी कान्हा से मुराद डिफेंस रोड, यानी कि हम शहर को छोड़ के अगर फर्स्ट ये मार्केट जहाँ पे भी जाएगी लोग वहीं जाएंगे क्योंकि फिश मार्केट है। हाँ जी, लोगों ने फिश खरीदनी है, लोग वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। मुस्तफीद हो रहे थे, थोड़ी सी फिश उठाई अपनी दुकान पे लगा ली, फ्रेश फिश है। अब जब काना जाएगी तो काना से भी तो लोग इधर आते थे ना खरीदने के लिए, या डिफेंस से आते थे या बाकी जगहों से आते थे। जहाँ पे मार्केट होगी वो मार्केट चलेगी लाजमी क्योंकि इकट्ठी दुकानें हैं। अब ये लोग सदियों से अपना कारोबार कर रहे हैं फिश वाले, इनको इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हैंडल तभी होनी है जब तक कोई सीरियस नहीं होगा इस मामले। नहीं तो हुकूमत अभी जो हुकूमत वक्त है वो सीरियस है इस मामले में कि इसको मुंतकिल किया जाए वहाँ पर? अभी ये हमने तो मामला उठाया परसों, अभी तक तो ये बात ही कोई नहीं उठा रहा था क्योंकि हमें फिर कॉल आई फिश मार्केट से कि बात हुई ना, तो उन्होंने कहा जी देखें हमें तो इस तरह से कहा गया, डॉक्यूमेंटेशन उनके पास उनकी फाइल पहले इतनी थी, अब तो मैंने देखा इतनी फाइल हो गई है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स इतनी मोटी फाइल हो गई है कि उस फाइल का अगर कहीं पे लगाते हैं तो फायदा है, वैसे कोई फायदा नहीं। हाँ, वैसे रद्दी की टोकरी में जा सकती है कि ये हुआ, यहाँ समरी गई। हाँ। उनको तो अब ये पता लग गया कि समरी होती क्या है। हाँ जी। उनको ये पता लग गया कि दुकान होती क्या है। कहते हैं यार हमारी एक दुकान है, हमें ये पता है, मगर आगे की जो सरकारी कार्रवाइयाँ इतनी हो चुकी हैं, इतने सर्वे आपके दफ्तर से निकल कर अभी मैं कहूँगा स्कार्ट को कि आप यहाँ से घुमाए ना, पहले मछली मंडी लेकर आए। सूरत हाल देखे ना, अगर ये इंतजामिया की, गवर्नमेंट की देखे और तरजीहात को देखे जाए, उनके जो ईयर एंड आइज है ना उनका देखना, हम जब जाते हैं उनकी जब सुनना है, उनका जो वोकल है वो आकर हमने बयान करना होता है। हाँ जी। अच्छा, ये बात जो है हमने आला हुकाम तक पहुंचानी होती है कि भाईजान वहाँ पर इतनी आबादी है, परेशान है, आपको खुदारा कुछ करे। अच्छा, ये इशू उठाया है, सही हमें देकर कोई और भी उठाएगा, बहुत सारे चैनल हैं, 20 चैनल हैं, सोशल मीडिया पे आएगा। अब मकसद ये कहने का है कि अब इस बात पर जो कमिश्नर डीसीज हैं वो तो एक्टिव होंगे। अगर आज ही कह दिया जाए ना सीएम की तरफ से, पंजाब की तरफ से, तो जितनी तेजी से आजकल कमिश्नर और डीसीज काम कर रहे हैं ना, उनके फौरी कहने के बाद तो मेरा ख्याल है ये काम हो जाएगा। और ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि 110 दुकानें हैं, उनको कहना है कि भाई आपकी ये दुकान की कीमत है इतनी, हम आपको इसके एवज में दुकान दे रहे हैं, और वो जाने को तैयार है। सबसे बड़ी बात है वो मुंतकिल करने को तैयार है, वो रेडी टू गो है। वो कहते हैं हमारा कारोबार कहीं पे भी हो, हमारे पास एक मार्केट हो, हम चला लेंगे। अच्छा। हमें जगह मिल जाए। अब यहाँ पे उनके पास किसी के पास जगह जो है वो 10 फीट भी है, किसी के पास 20 फुट भी है, किसी के पास बड़ी दुकान भी है, किसी के पास छोटी भी है। वो एक जैसी जब दुकानें हो जाएंगी तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम हो जाएगा। हम उनके कारोबार की बात नहीं कर रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि वो जो आर्टरी है ना, वहाँ पे जो सोर पॉइंट बना हुआ है, इतना गंदा वो फील कराता है जब वहाँ से बंदा निकलता। आपको इतनी बड़ी सड़क बनाने का फ़ायदा कोई नहीं होता, आपको उसका फेस दिखाने का। सामने अलमरूफ हज़रत दाता अली हजवेरी के मुकाम पर आप जा रहे हैं और आप रास्ते में ऐसे बाइक पे या गाड़ी पे जा रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, और आप लेफ़्ट साइड पे जब देखते हैं तो आपको एक
कीचड़ नजर आता है, बदबू नजर आती है, राइट साइड पे देखते हैं तो भाटी नजर तो आता सारी है। आर्टरीज भरी ऐसे हुई फील हैं। होता है कि जिस तरह आप ना किसी ऐसी जगह पे आ गया कि सांस लेना थोड़ा सा मुहाल हो रहा उधर है। तो सारी आर्टरीज भरी हुई हैं। अगर आप दाता साहब की बात करें, वहाँ पे सारी सड़कें, जितनी भी सड़कें हैं, ब्लॉक होती हैं हर टाइम। तजावुजात की भरमार है, मैं कहता हूँ और तजावुजात दुकानों की भरमार है वहाँ आप पर। बिलीव करें कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप ना अंदरून शहर अगर इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, अगर आपको पार्किंग मिल जाए ना सही वाली, अगर आपका वे अच्छा हो जाए तो आपके अंदर से लिबर्टी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए। आपके मैंने जो जाना है दिल्ली गेट के अंदर लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट गली है वहाँ पे स्पाइस बाजार है। अच्छा। मैंने हर तरह की जो घर की शॉपिंग है वहाँ से करनी है, मगर मेरे पास पार्किंग नहीं है। पार्किंग नहीं, यानी कि इतना आसान रास्ता है कि आप स्टेशन पे गए, आपने अपना जो फेस है गाड़ी का वो लेकर आए लंडे बाजार की तरफ, कोतवाली की तरफ। अच्छा। और उसके बिल्कुल सामने पार्किंग लगाने के लिए आपके पास जगह नहीं है, मगर सामने स्पाइस बाजार मौजूद है। वहाँ पे आपको सस्ती मिर्चें, आपको सस्ती हर चीज़ मिल जाती है। और आप कहते हैं मैं अभी इतने बड़े वहाँ पे जाते रहे और इतनी महंगी चीज़ें रहती है। यानी कि आप उससे थोड़ा सा आगे चले जाए तो आपको हर तरह के आपके खातीन के मलबूसात, चूड़ियाँ, कपड़े, हर तरह की चीज़ें मिल जाती है, मगर पार्किंग मौजूद नहीं है। बस पार्किंग का मसला, तजावुजात का मसला है। ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमने एड्रेस किया है, और ख़ास करके मछली मंडी की मुंतकली के हवाले से हमने बात की है कि ये मामला 2016 से चलता आ रहा है, जिसको अभी तक हल नहीं किया गया। उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये जो हुकूमत वक्त है इसके ऊपर जो है स्टैंड ले और इसको मुंतकिल करने के हवाले से भी सोचे ज़रूर। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर मौजूद। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, आज एक ऐसे टैलेंट से आपकी मैंने मुलाकात करानी है कि जिनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, बल्कि मुशाहबत रखती है उनकी आवाज़ जो है नुसरत फ़तेह अली ख़ान से। और उभरते नौजवान हैं, सिंगर हैं और कव्वाल हैं, जिन्होंने कम उम्री में ही शोहरत की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। और उनकी मुनफरिद आवाज़ को सुनते ही लोग पहचान लेते हैं कि ये सुरीला सिंगर कौन है। ये अपनी आवाज़ के बलबूते पर टैलेंट तो है ही है, बल्कि रही सही कसर उनके नाम के साथ लगे फ़तेह अली ख़ान से अजीम कव्वाल नुसरत फ़तेह अली ख़ान की याद भी ताज़ा हो जाती है। तो ना सिर्फ नाम से मुनफरिद हैं, बल्कि अपनी आवाज़ से भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान की शबाहत होती है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं औसाफ फ़तेह अली ख़ान। तो औसाफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक हैं। औसाफ, मतलब ऑन एयर आने से पहले मैं औसाफ से सुन रही थी कि कुछ सुना दें, अभी टाइम है। तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और लिटरली लग रहा था कि आपकी बहुत मिलती है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ। तो उस्ताद जी है सबके हमारे, और एक कह ले कि लेजेंड हैं हमारे कव्वाली के, शहनशाह कव्वाली उन्हें कहा जाता है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे आप इस फील्ड में आए, कितने साल हो गए आपको ख़ास तौर पर इस कव्वाली को गाते हुए? जी, मैं बेसिकली जो मेरा घराना है, वो हमारा जो घराना है, मेरी जो आँख है वो भी म्यूज़िक में खुली है। अच्छा। मेरे जो दादा जान है उस्ताद शेरली मेरली साहब, मैं उनका ग्रैंडसन हूँ, तो आँख ही म्यूज़िक में खुली है। तो बस ये म्यूज़िक से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को जब से सुना तो बस उनसे इश्क हो गया। बस फॉलो करते हैं उनको, और लोगों को लगता है कि मेरी उनके साथ आवाज़ मैच होती है। लेकिन मैं ये अपनी तरफ से एज अ स्टूडेंट एक समझता हूँ, कॉम्प्लीमेंट भी है। बस ये मुझे लगता नहीं ठीक, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ उस्ताद जी को, क्योंकि उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। तो ये फ़तेह अली ख़ान खुद लगाया है साथ, ये पूरा नाम ही आपका औसाफ फ़तेह अली ख़ान है? जी, मेरे वालिद साहब का नाम फ़तेह अली ख़ान। ठीक है। तो वे एक किस्म का कोइंसिडेंस हो गया। तो वो लोग आपसे ये तो नहीं कहते कि आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान से की फैमिली में से? जी, मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं लोगों के कि आप उनके सन है या आपके ग्रैंडसन है। तो मेरा उनसे कोई लिंक नहीं, बस उनसे एक इश्क वाला। लेकिन म्यूजिक, मौसीकी में तो लिंक है जी, बिल्कुल लिंक है, हम सबके उस्ताद। तो कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? क्या ज़्यादा सुनना पसंद है आपको अपनी इस जर्नी के अंदर?
जी प्रैक्टिस रोज करते हैं, 4 से 5 घंटे रियाज करते अच्छा, हैं। ठीक है। और सुनने में ज़्यादातर मैं उस्ताद जी का ही म्यूज़िक सुनता हूँ। उसके अलावा जो आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल का भी म्यूज़िक आ रहा है, उसको भी बहुत लाइक करते हैं। अच्छा, उसको भी लाइक करते हैं, चलें, दैट्स गुड। तो असाफ, आप वैसे इस जनरेशन के हैं, तो कभी लगा नहीं कि कुछ और यॉनरा या कुछ और भी, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट म्यूज़िक और इस तरह का हिप हॉप या बाकी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इस कव्वाली को लेकर चल रहे हैं, कभी लगा नहीं कि कुछ और भी करना चाहिए? जी जी, मेरे जो बेसिकली जो न्यू ट्रैक्स आए हैं, हाँ जी, उनका जो म्यूज़िक है वो जो आजकल की जनरेशन को पसंद है, हिप हॉप स्टाइल, एफ्रो म्यूज़िक। अच्छा, तो वो उसी टाइप का हमने म्यूज़िक दिया। खान साहब की जो कवालियाँ, अच्छा, उनको रिमिक्स किया। ओके, उसको न्यू ट्रेंड आप लेकर आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चल भी रहा है। तो जो भी आपको कवाली रिमिक्स होते हुए नज़र आ रही है ना, वो एक्चुअली औसाफ की है। तो औसाफ खुद कुछ लिख भी लेते हैं, कंपोज भी कर लेते हैं? जी लिखता या अभी शुरू नहीं किया? अभी हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक कंपोज़र हूँ। अच्छा, क्योंकि शायरी ज़रा ज़्यादा टफ काम होता है। अच्छा। तो क्या घर में किस तरह का माहौल रहता है? एक तो आपका घराना भी इसी से, मौसीकी से वाबस्ता है, तो घर में किस तरह का माहौल रहता है? हर कोई इसी चीज़ को लेकर चल रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है एक दूसरे को? जी जी, ऐसे ही है। ज़्यादातर म्यूज़िक ही चलता है घर में। अच्छा जी, हर महफिल म्यूज़िक से शुरू होती है, म्यूज़िक पे ख़त्म होती है। ये भी अच्छी बात है। चलें फिर एक आपका ट्रैक भी सुन लेते हैं। आपके आपने ये तो एक सुना दिया, अब जो आपने रीमिक्स मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं, तो वो सुन लेते हैं। साफ वाजी वाह। तो ये कहाँ से आइडिया कहाँ से आता है कि अच्छा इसके अंदर ये बीट होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए? दरअसल जो मेरे बड़े भाई हैं ना, उनका हमारा खुद का स्टूडियो, अच्छा, का नाम सजाद फ़तेह अली है, वो बहुत अच्छा म्यूज़िक ये उन्होंने दिया। अच्छा, और वो ही मुझे जितनी भी चीज़ें आती हैं, मुझे तो ज़्यादातर मैं सुनता नहीं, लेकिन सुनता हूँ। अच्छा, लेकिन जो उनको चीज़ ज़्यादा उनको बेहतर पता है कि ये बीट आजकल की जनरेशन के हिसाब से खान साहब की पुरानी कवाली के ऊपर ही बहुत अच्छी लगी। तो ये सारा कुछ घर में ही सारा हो रहा होता घर में है, कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ता है। घर में ही हर चीज़ आ जाती, दैट्स गुड। तो ये जो न्यू कमर्स हैं, ख़ास तौर पर आपके जैसे जो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, म्यूज़िक में आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो किस तरह अपनी जगह बना सकते हैं? जगह वो इसी तरह बना सकते हैं कि एक तो प्रैक्टिस करें, अच्छा, और एक सोशल मीडिया पर काम करें। अच्छा, सोशल मीडिया नहीं, जो हमारी एक मौसीकी की इंडस्ट्री भी तो है ना, सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है, एक इंडस्ट्री है। वहाँ पे आपको लगता है कि मौका मिल रहा है न्यू कमर्स को कि वो आके अपना काम दिखा सकते हैं या अपना नाम बना सकते हैं? म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतने चांस नहीं मिल रहे चांसेस में, नहीं मिल रहे। ओके, उनको भी इसी तरह मिलेंगे ना। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जो भी सिंगर वायरल होता है, तो आजकल की जो म्यूजिक इंडस्ट्री भी है वो उसको फिर चांस प्रेफर करती है कि जो ज्यादा वायरल हो जाता है, ताकि हमारी भी जो है ना वो वीडियो या उसमें व्यूज और इसी चक्कर में सारे चले। जी, मेरे ख्याल से टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, ना कि इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। तो हमारे साथ टैलेंटेड औसाफ मौजूद है। औसाफ, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा लाइव अगर हो जाए तो आप यहाँ पर आए। औसाफ फ़तेह अली खान हमारे साथ मौजूद थे। और इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।